पीरियड के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड के अंदर ही आप केवल और केवल कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उस टाइम पीरियड के बाहर कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। और उसी के लिए हमने जो है चैप्टर 38 को जो है जाना था। ठीक है, चैप्टर 38 उसी रिगार्डिंग था, जान गए हम वो। पढ़ा हमने कि भाई 6 महीने, 1 साल, 3 साल या कुछ ऑफेंसेस के लिए तो कोई टाइम पीरियड ही नहीं है। So that is all that we have studied regarding the time, a period of limitation with regard to taking cognizance of any offense. But now we are going to study some other limitations that are put on taking cognizance. जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप अपराध होता देखते हैं। An offense is there which comes to your knowledge that it is committed. It comes to your knowledge. What you will do? You may approach the police, you may approach the magistrate. और क्या मैजिस्ट्रेट साहब या पुलिस ऑफिसर आपको ये बोलेगा, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे अगेंस्ट तो ऑफेंस हुआ ही नहीं, हाउ कैन यू बी द कंप्लेनेंट? यू डू नॉट हैव लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है? द राइट टू बी हर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू ए एंड बी। बी ने अपने पार्ट को परफॉर्म कर दिया है, ए अपने पार्ट को परफॉर्म करने से मना कर देता है, ही हैज कमिटेड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ क्या सी डी ई एफ जी ये लोग, दे आर स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, कैन दे sue upon the contract? No, they cannot do it because they do not have locus standi. उनके पास locus standi नहीं है। आ रही है बात समझ? But whether this locus standi is required to be followed in criminal law, the answer is generally it is not followed. भाई, you can be the informant. आपके अगेंस्ट ऑफेंस नहीं हुआ है, जरूरी नहीं है कि विक्टिम ही जाकर के ऑफेंस को रिपोर्ट करे। एनीबडी कैन रिपोर्ट दी ऑफेंस। तो लोकस स्टैंडाई का जो रूल है, इट डज नॉट सीम टू अप्लाई टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल लॉ पे इस प्रिंसिपल का, मैक्सिम का जो एप्लीकेशन है वो जनरल टर्म्स में नहीं है। बट देयर आर सिचुएशंस, देयर आर सर्कमस्टेंसेस, there are circumstances where only some specific persons can be complainant and no other person. केवल ये कुछ लोग ही कंप्लेनेंट हो। उसी का एक उदाहरण है हमारा सेक्शन 215, सेक्शन 215, कि भाई पब्लिक अथॉरिटी का कंटेम्प्ट होता है। पब्लिक अथॉरिटी मतलब पुलिस ऑफिसर बोलता है कि जाओ, मैं तुमको बोलता हूं कि आप इस प्लेस पे आएंगे, अटेंड करेंगे और सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे, आप नहीं देते। व्हाट यू आर कमिटिंग? यू आर कमिटिंग कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट, आप कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट दिए जाने हैं, ध्यान से समझिएगा जरा, कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट दिए जाने हैं, आप उनके रिगार्डिंग फॉर्जरी कमिट करते हैं। कोर्ट में गलत स्टेटमेंट्स दिलवाते हैं, कोर्ट में गलत स्टेटमेंट्स देते हैं। यू आर कमिटिंग offenses in relation to document which are about to given or which are given as evidence in the court, उनके रिगार्डिंग आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी का कंटेम्प्ट है, जहाँ पर कोर्ट इन्वॉल्व है, वहाँ पर जनरली जो है, जनरली क्या, बिल्कुल स्पेसिफिकली आप हर एक व्यक्ति को अलाउ नहीं करेंगे कि साहब इसने गलत एविडेंस दिया और वो जाकर के कंप्लेनेंट बन जाए।
भाई वो कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कंप्लेनेंट हो सकता है, वो किसी को ऑथराइज कर दे वो कंप्लेनेंट हो सकता है, उसका सुपीरियर कंप्लेनेंट हो सकता है। सेम गोज विद द पब्लिक अथॉरिटी। कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसने डायरेक्शंस दी, उन डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो आप, यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, तब भी वो पब्लिक सर्वेंट कंप्लेनेंट, वो पब्लिक सर्वेंट, उसका सुपीरियर कंप्लेंट कर सकता है। कोई भी तीसरा व्यक्ति जो है कंप्लेंट नहीं कर सकता। कुछ व्यवस्था ऐसी बनाई गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कॉग्निजेंस लेने पे क्या है, लिमिटेशन है। तो मैजिस्ट्रेट्स आपको बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति की कंप्लेंट पे आपको कॉग्निजेंस नहीं ले लेना है जब तक कि ये लोग कंप्लेंट ना करें। कौन से लोग? पब्लिक सर्वेंट खुद, उनका सुपीरियर, कोर्ट, या वो कोर्ट जिनके लिए वो सबॉर्डिनेट है, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, या फिर भाई जहाँ पे ऑथराइज करा गया हो। ठीक है, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आपका इंटरनेट इंटरप्ट होगा। आई एम चेंजिंग दी सकते हैं। ओनली सर्टेन पर्सन्स कैन बी कंप्लेन उसी के रिगार्डिंग आपका 215, और बाकी की जगह जो हम पढ़ेंगे 216, 17, 18, 19, 20, पूरा 22 तक जाएंगे, सब में हम यही जानेंगे कि कुछ प्रीक्विसाइट्स होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी। जैसे कि जजेस के ऊपर पहुंचेंगे हम, तो वहां पर देखेंगे हम कि भाई उनके लिए गवर्नमेंट के सेंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप उनके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भाई आप प्रोसिक्यूशन स्टार्ट ही नहीं कर सकते, उस पर कॉग्निजेंस ही नहीं लिया जा सकता। मैरिज से रिलेटेड केसेस हैं तो वहाँ पे हस्बैंड या वाइफ ही कंप्लेनेंट हो सकते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है कंप्लेनेंट। डेफेमेशन का केस है तो कौन कंप्लेनेंट होगा ऐसे केसेस में? क्या हर एक व्यक्ति कंप्लेनेंट हो सकता है? तो वो चीज़ें जो है हमें जाननी है। अभी तक मैंने आपको जनरल रूल बताया कि जो लोकस स्टैंडाई का रूल है कि राइट टू बी हर्ड इज वेरी मच फॉरेन टू दिस क्रिमिनल लॉ, बट इन सर्टेन केसेस इट इज फॉलोड, और उन्हीं केसेस को जो है हमें स्टडी करना है 215 ऑनवर्ड्स। यार ये बात समझ आ रही है? सभी को बात समझ आ रही है? द प्रमाइस यू अंडरस्टैंड और नॉट? आपको ये प्रमाइस समझ में आ रहा है इन विच डोमेन these limitations are operating? The limitations that we studied in chapter 38 were in relation to time bound manner of taking cognizance. कि भाई cognizance आपको लेना है but it should be done within a certain period of time, period of limitation बोला, वो उसके रिगार्डिंग था। अभी आप जब कॉग्निजेंस ले रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है कि ऐसे ऑफेंसेस जो 215 से 222 के बीच में आ रहे हैं, ऐसे ऑफेंसेस में इन बातों का भी आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इन बातों को भी महत्व देंगे। तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जब तक कि ये सेक्शंस को फुली फॉलोड ना किया जाए। इज दिस क्लियर और नॉट? सभी को ये बात समझ आई या नहीं आई बताइए ज़रा। बहुत बढ़िया। अगर आ गई है तो आप थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आपको 215 पर लेकर चलता हूं। लिखिएगा। एनीबडी कैन बी कंप्लेनेंट, एनीबडी कैन बी कंप्लेनेंट। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई, concept of locus standi is foreign and repugnant, foreign and repugnant foreign and repugnant to criminal jurisprudence, criminal jurisprudence, criminal jurisprudence, repugnant to criminal jurisprudence. Full stop. But there may be situation, but there may be some situation
but there may be some situation where this general rule may not apply. General rule may not apply. This general rule, full stop. Many cases are of personal nature. बहुत सारे केस पर्सनल होते हैं नेचर, ठीक है। जैसे मैरिज से जो रिलेटेड होते हैं वो तो स्पेशली पर्सनल होते हैं नेचर। जैसे कि आपका 84 सेक्शन 84 BNS which used to be 498 previously, मेरे 498 क्यों हुआ करता था? enticing someone's wife or detaining someone's wife with criminal intention, so that is personal in nature. So only the husband is allowed to be complainant. ऐसे केसेस में केवल हस्बैंड जो है कंप्लेनेंट हो सकता है बिकॉज ही इज अग्रीव्ड। सेम वॉज अडल्ट्री। मैं ये नहीं बोल, अडल्ट्री तो अब हमने क्या कर दिया है, डिमोलिश कर दिया है। वी हैव स्ट्रक डाउन, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली not valid, which was section 497 of Indian Penal Code, adultery। कौन से केस में? जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आफ्टर द राइट टू प्रिवेसी जजमेंट के पुट्टा स्वामी जजमेंट आता है। पुट्टा स्वामी जजमेंट के बाद में राइट टू प्रिवेसी का आप क्या करते हैं, उत्थान करते हैं, और उसी उत्थान के तारोताम में, ठीक है, आप क्या करते हैं, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर के आते हैं और वहां पर सेक्शन 497 ऑफ IPC which was a colonial law, you struck it down being unconstitutional. Husband cannot be the master of wife. The Supreme Court makes this statement, है ना। तो ध्यान रखना है आपको, एडल्ट्री का जो लॉ है वो स्ट्रक डाउन हुआ है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से। दे आर द लैंडमार्क जजमेंट्स, आप थोड़ा सा वो समझ सकते हैं। तो मैं आपको बात बता रहा था कि भाई काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो पर्सनल हो सकते हैं नेचर में, ठीक है। वन ऑफ देम लिख सकते हो आप, वन ऑफ देम वाज अडल्ट्री, वन ऑफ देम वाज अडल्ट्री, ब्रैकेट में लिख देना, स्ट्रक डाउन इन जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो दोनों चीज़ें आपके लिए याद रह गई, नहीं तो अडल्ट्री को आप कहाँ पाओगे, आप IPC पढ़ते थे तो पाते थे वहाँ पर 497 में, अभी तो हटा दिया गया है, अभी तो नहीं रहा, तो हम थोड़ा सा उसको याद कर लें, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे आगे लिखिएगा। सिमिलरली देयर मे बी इशूज, similarly there may be issues where private individual may not be allowed to be complainant, may not be allowed to be complainant। क्लियर है सभी को? complainant। Section 215 is of the same nature। Section 215 is of the
same nature. Section 215 is of the same nature. चलता हूं मैं आपको 215, आ जाइए जरा 215 पे आते हैं। ठीक है, देखिए जरा, प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी और पब्लिक सर्वेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, और फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू गिवन एन एविडेंस। देयर आर 3 कैटेगरीज है। कितनी कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरीज हैं ऑफेंसेस की, जिनको डील करा गया है 215 में, जहां पर आप सभी को अलाउ नहीं करेंगे, कुछ ही लोगों को अलाउ करेंगे जो कि कंप्लेनेंट हो सकते। आई टोल्ड यू देयर आर 3 थिंग्स, A, B, C करके आप 3 चीजें जो है मार्क कर सकते। एक है आपका लॉफुल अथॉरिटी से, जो कि रिलेट करता है आपका पब्लिक सर्वेंट। लिख सकते हैं आप, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट करते हैं आप। भाई उसने बोला था कि आ जाना, यहां उपस्थित हो जाना, आप नहीं हुए उपस्थित। समन्स भेजा गया, आप समन्स में नहीं आए। वारंट करा एग्जीक्यूट, उसके लिए नहीं है। पब्लिक सर्वेंट अपना काम कर रहा है, आप उसके काम में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग ट्रबल्स फॉर द पब्लिक सर्वेंट व्हेन ही इज डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी। पब्लिक सर्वेंट। दूसरा, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। पब्लिक जस्टिस को सफर करने वाले ऑफेंसेस कर रहे हो आप, पब्लिक जस्टिस को अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस, जैसे कि गिविंग फॉल्स एविडेंस। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर गिविंग फॉल्स एविडेंस, यू आर हार्बरिंग द ऑफेंडर्स। अरे ये बात समझ, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। नेक्स्ट इज offenses relating to documents given in evidence, documents given in evidence। जो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं एविडेंस के तौर पे कोर्ट में, उनके रिलेशन में आपने ऑफेंस कमिट किया है। मान लीजिए आपने फॉर्जरी कमिट की। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर कमिटिंग फॉर्जरी। फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं और उनको कहां दिया जा रहा है? कोर्ट के एविडेंस में दिया जा रहा है। तो इन तीनों ही केसेस में हर एक व्यक्ति कंप्लेनेंट नहीं हो जाएगा। जहां पे पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी इन्वॉल्व है, वहां पे कौन होगा? वो पब्लिक सर्वेंट खुद राइटिंग में कंप्लेंट करेगा या उसका सुपीरियर। जहां पर पब्लिक जस्टिस या डॉक्यूमेंट जो है, ये दोनों तो कोर्ट से रिलेटेड है, ये पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है, बाकी ये दोनों तो कोर्ट से ही रिलेटेड है, दोनों कोर्ट से रिलेटेड है। तो यहां पर जो कोर्ट है वही कंप्लेंट करेगा इन राइटिंग, या फिर किसी और दूसरे ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कोर्ट की आप कंप्लेंट करिए, या फिर वो कोर्ट जिसके लिए ये सबऑर्डिनेट है, मतलब इस कोर्ट का जो सुपीरियर कोर्ट है वो कोर्ट क्या कर सकता है? कंप्लेंट कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि भाई हम गए थे कोर्ट हियरिंग सुन रहे थे, हमें लगा कि अरे ये तो गलत गवाही दे रहा है, इज गिविंग फॉल्स एविडेंस, what the document he is presenting before the court is a forged document, I cannot be the complainant, it is the court which will decide। आ रही है बात समझ? ऐसे केसेस में हर कोई कंप्लेनेंट नहीं होगा। फिर समस्या आपको बात समझ में आ गई हो, ठीक है। अब देखिए जरा हमें समझना क्या क्या पड़ेगा, कौन कौन से अपराध, कौन कौन से अपराध जो मैंने बताया कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी वाले कौन कौन से अपराध हैं, वो ऑफेंसेस के नाम जानने हैं हमें। पब्लिक जस्टिस से रिलेटेड कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, उनके नाम जानने हैं हमें। डॉक्यूमेंट गिवन इन एविडेंस, उनके नाम जानने हैं हमें। नाम तो अलग ही मैंने बता ही दिए हैं आपको, सेक्शन नंबर जानने हैं। सॉरी। फिर भाई हमें यह भी जानना पड़ेगा
जैसे बोला कि सबॉर्डिनेट ऑफिसर, बहुत सारे सॉरी सबॉर्डिनेट कोड जो है, जिसके सबॉर्डिनेट आप हो, जो आपका सुपीरियर कोड है वो, तो हमें कोर्ट की डेफिनेशन जाननी पड़ेगी थोड़ा सा कि भाई कोर्ट का मतलब क्या होता है, और इस कोर्ट की डेफिनेशन में कौन कौन शामिल है मैं बताऊं आपको। आप डिफरेंट एक्ट्स पढ़ेंगे, अलग अलग एक्ट पढ़ने जाएंगे, सब जगह आपको मिलेगा इट शैल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट अंडर सेक्शन 195। पहले मिलता था, अब लिखा मिलेगा 215। हालांकि अभी 215 सब जगह लिखा नहीं मिलेगा, 195 ही लिखा मिलेगा, क्योंकि सभी एक्ट्स को थोड़ी ना अमेंड करा है। आपने किसको अमेंड कर दिया है? आपने किसको रिप्लेस कर दिया है? सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया है बीएनएसएस से। बाकी जगह तो 195 ही लिखा मिलेगा, 195 340। यहां चेंज हुआ है थोड़ा, तो यहां पर आपको 215 379 अब जो है याद रखना। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ये जो चीज़ें हैं हमें जाननी है, और यही चीज़ों का आंसर जो है आपका 215 करता है, और कुछ नहीं है, बस इतनी सी बातें हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। देखो क्या कॉग्निजेंस लेने के ऊपर बार लगा दिया या नहीं लगा दिया? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। किन चीज़ों को कॉग्निजेंस नहीं लेना है? देखो जरा, ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 206 to 223। अब 206 से 223 तक यही सारे अपराध लिखे हैं। पब्लिक सर्वेंट को डिस्टर्ब करते हो उसके ऑफिशियल काम करने में, समन्स करे गए, समन्स में नहीं आए आप, आपको नोटिस एंड राइटिंग भेजा गया, आप नहीं आए, कोई समन्स सर्व करने गया था, आपने उसको परेशान कर दिया, वो चिपका रहा था, आपने चिपकाने नहीं दिया, यही सारे जो हैं ऑर्डर एंड राइटिंग आपको भेजा कि आओ आंसर करो, आपने नहीं किया। 206 से 223 तक यही दिए, बोथ इंक्लूसिव, 206 भी शामिल है और 223 भी शामिल है, एक्सक्लूडिंग सेक्शन 209, 209 को छोड़ के। तो 209 मैं बता देता हूं आपको भाई, 206 से 223 तक सारे शामिल हैं। इसके ये देखो बीएनएस के हैं, ऑब्वियस सी बात है, भारतीय न्याय संहिता के 206 से 223 तक है। बोले 209 को छोड़ दो, 209 को छोड़ना इसीलिए है क्योंकि 209 जो है वो रिलेट करता है कोर्ट से। भाई कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन जारी किया, कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन जारी किया, आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया, प्रोक्लेमेशन जारी किया। प्रोक्लेमेशन में कोर्ट साहब क्या बोलते हैं, तो जो जज साहब होते हैं कोर्ट के अंदर, वो प्रोक्लेमेशन में बोलते हैं कि आपको इस तारीख को अपीयर होना है, एंड दैट डे शुड नॉट बी लेस देन 30 days फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ सच प्रोक्लेमेशन। ऐसी बातें आपको याद है या नहीं? सेक्शन 84 ध्यान है? आ रहा है ध्यान? प्रोक्लेमेशन कि आपको एक तारीख निर्धारित करनी है प्रोक्लेमेशन के अंदर, जिस तारीख को आप बोलेंगे कि अक्यूज भाई आप इस तारीख को उपस्थित होइए मेरे सामने, और ये तारीख जो है पब्लिकेशन डेट से 30 दिन के बाद की होनी चाहिए, अंदर की नहीं होनी चाहिए। भाई कम से कम 30 दिन का समय तो दो उस प्रोक्लेमेशन को उसके पास पहुंचने की, ठीक है? तो अगर ये प्रोक्लेमेशन जारी हो गया, इसके बावजूद भी आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो फिर आपके लिए सजा का प्रावधान किया गया है 209 में। तो ये बताओ जरा, ये लॉफुल अथॉरिटी क्या पब्लिक सर्वेंट की है? नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड टू, इसलिए 209 को छोड़ दिया है, इसीलिए 209 को छोड़ दिया है। 209 डज नॉट रिलेट टू कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। बात उसी की हो रही थी, मैंने बताया उसी की बात है पहले तो, है ना? देखो जरा, फिर एनी अबेटमेंट अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस और एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। ये 206 से 223 तक के इन ऑफेंसेस का आप अबेटमेंट करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं या फिर उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं, इनके कॉग्निजेंस नहीं लिए जाएंगे कोर्ट्स के द्वारा, एक्सेप्ट कब लिए जाएंगे? अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग बाय पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड। जिस पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है उसकी ही कंप्लेंट लेंगे आप राइटिंग में, तब कॉग्निजेंस लेंगे। और ऑफ सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू हुम ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट, जिसके वो सबॉर्डिनेट है, मतलब उसके सुपीरियर ऑफिसर से भी आप कंप्लेंट ले सकते हैं।
or some other public servant who is authorized by the concerned public servant। अब मान लीजिए डीएम साहब है, डीएम साहब को बड़े काम है, तो डीएम साहब ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी एक सबॉर्डिनेट को, किसी भी दूसरे पब्लिक सर्वेंट को कि भाई मेरे बिहाफ में तुम जाकर के कंप्लेंट कर देना। इतनी बात समझ में आती है। और जब ऐसी कंप्लेंट आएगी, इन राइटिंग आएगी, पब्लिक सर्वेंट द्वारा आएगी, ऑथराइज पब्लिक सर्वेंट द्वारा आएगी या फिर सुपीरियर ऑफिसर द्वारा आएगी, तब फिर कॉग्निजेंस लिया जाएगा इन अपराधों का। कौन से अपराध? 206 से लगा करके 223 तक के, उसमें से 209 को बाहर निकाल देना है। क्यों निकाल देना है वो बात मैंने आपको बता दी है। इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? बताइए जरा, कोई है समस्या? है कोई समस्या? ठीक है, लिखिएगा जरा, पॉइंट बनाकर लिखिए। मैं आपको सेक्शन सबसेक्शन नहीं लिखा रहा हूं, आप सेक्शन सबसेक्शन को ब्रैकेट में बाद में लिख लीजिएगा आपके नोट्स में। ठीक है, लिखवा क्यों रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो जरा लिखो। कोर्ट इज बार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑफ कंटेम्प्ट। फर्स्ट लिखिएगा, कोर्ट इज बार्ड from taking cognizance of offenses of contempt of public authority। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेक्शन 206 to 223 एक्सेप्ट 209। ब्रैकेट में लिख लेना 206 to 223 एक्सेप्ट 209 और अटेम्प्ट कॉमा अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, और अटेम्प्ट कॉमा अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। आगे लिखिएगा उसी में, कॉग्निजेंस कैन बी टेकन on the basis of written complaint by the concerned public servant or any other public servant who is authorized by him or some other public servant to whom he is subordinate, सारी बात समझ में? ये लोग कंप्लेंट करेंगे तभी आप कॉग्निजेंस लेंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या मान लीजिए कंप्लेंट कर दी, पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट कर दी, तो क्या उसके बाद ये सुपीरियर ऑफिसर उससे कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं? तो उसका आंसर जो है आपका सबसेक्शन 2 में करा गया है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट कर दी तो उसको विथड्रॉ कर सकता है कौन? उसका सुपीरियर ऑफिसर। जिसको वो सबॉर्डिनेट है वो सुपीरियर ऑफिसर उस कंप्लेंट को विथड्रॉ कर सकता है कभी भी। बस आपको एक बात याद रखनी है, वो बात ये है कि अगर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस पे, मतलब जो ट्रायल कोर्ट रहा है, अगर वहां पर एक बार पूरा प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गया, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद फिर विड्रॉल नहीं हो सकता। अगर हाँ पहले कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तब तक आप विथड्रॉल जो है कर सकते हैं। ये आपका कहाँ लिखा है? सब सेक्शन। चलिए ज़रा सब सेक्शन
पहले आपको लेके चलते, क्या हुआ है, क्या है पूरा। में नहीं लिखा हुआ है, आपके बेयर एक्ट में लिखा होगा मेरे समझ से। क्या चेंज हो गया है क्या नया बेयर एक्ट के अंदर? बीएनएसएस में ये चेंज कर दिया है, ऐसा तो नहीं होगा। सबसेक्शन 1 तो लिखा ही है ना इसको, हाँ सबसेक्शन 1 लिखा है तो सबसेक्शन 2 होना चाहिए। मिस कर दिया है इन्होंने सबसेक्शन 2। चलिए कोई नहीं, आप आपके बेयर एक्ट में देखिएगा, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ आपके लिए। आपके बेयर एक्ट में इसको देखिएगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखिए ज़रा, वेर अ कंप्लेंट, हाँ यहाँ पे लिखा है ना, देखो, वेर अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट or some other public servant who has been authorized to do so by him under clause A of subsection 1, any authority to which he is administratively subordinate or who has authorized such public servant may order the withdrawal of the complaint and send a copy of such order, एक ऑर्डर निकाल के कि भाई इस कंप्लेंट को विड्रॉ करते हैं, और उसकी कॉपी कहाँ भेजेंगे, कोर्ट भेजेंगे। एंड अपॉन इट्स रिसिप्ट द कोर्ट नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन ऑन कम, और फिर आगे की प्रोसीडिंग्स नहीं करेंगे। प्रोवाइजो भी लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नो सच विड्रॉल शैल बी ऑर्डर्ड इफ द ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज़ बीन कंक्लूडेड। भाई ट्रायल जो है फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में कंक्लूड हो गया, ख़त्म हो गया है, प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई है, तो इसके बाद फिर जो है आप ये ऐसा ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं विड्रॉल का। ठीक है, लिख लेना, जहाँ तक आपने ये बात लिखी थी उसी के नीचे लिखना। सेक्शन 215 सबसेक्शन 2 provides that complaint under section 215 subsection 1 clause A, subsection 1 clause A, 2151A can be withdrawn by superior authority, drawn by superior authority by sending order to court, by sending order to court, order to court. But there can be no withdrawal, if the trial in court of first instance, has been concluded, trial in the first instance has been concluded. कोई डाउट बताओ ज़रा, पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी कंटेम्प्ट को लेकर के कोई डाउट, कोई समस्या, कोई व्यवधान आपको जो लग रहा हो कि हाँ हो सकता है? सभी को समझ आ गया है ना? ठीक है, चलिए समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ज़रा, अब ये तो हो गया किसके बारे में, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट के बारे में। नाउ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक जस्टिस, वो आपके सबसेक्शन क्लॉज बी है, सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी है, उसके सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है, सब क्लॉज 1 में देखो जरा, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 229 to 233, वही फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, गिविंग फॉल्स एविडेंस,
236, 237, 242, 248 एंड 267, ये सारे के सारे अपराध। When such offense is alleged to have been committed in relation to any proceeding in any court, ये अपराध कब हुए? जब वो रिलेट कर रहा है किससे? किसी प्रोसीडिंग से। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात में मैं आपके लिए फिर से आऊंगा अभी। या फिर आप कमिट करते हैं एनी ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ 336 और पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 340 और 342 ऑफ दी सेड संहिता। ये सब के सब फॉर्जरी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? फॉर्जरी से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, मैंने बताया, एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, या फिर when such offense is alleged to have been committed in respect of a document, very important, produced or given in evidence in a proceeding। सिंपल फॉर्जरी में, ध्यान से समझिएगा जरा, सिंपल फॉर्जरी में 215 अप्लाई नहीं होता है। 215 अप्लाई तब होता है जब डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग फॉर्जरी कमिट की गई और फॉर्जरी कमिट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस में दिया गया। एविडेंस में दिया गया मतलब उसकी कस्टडी किसके पास आई? कोर्ट के पास आई, तब जाकर के 215 का ये प्रोविजन जो है अप्लाई होगा। केवल फॉर्जरी कमिट कर दी कि भाई इसको एविडेंस में देंगे, एविडेंस में दिया नहीं है अभी तक, एविडेंस में अभी तक दिया नहीं है, आपने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 215 के प्रोसीजर को फॉलो करो। 215 का प्रोसीजर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे लिखवाऊंगा कि अगर इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, द होल प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड, इट शैल विशिएट दी प्रोसीडिंग्स इफ 215 इज नॉट फॉलोड। आ रही बात में? कस्टोडिया लेगिस, custody of court must be there. The document is not in the custody of the court, it is not given in evidence, it is not produced before the court, आपको 215 फॉलो करने की जरूरत, ठीक है? तो आपने या तो गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, ये जो ऊपर ऑफेंसेस लिखे हैं 229 से 233 तक, 236, 237, 267 तक के ऑफेंसेस लिखे हैं, और साथ ही साथ आपका 340 हो गया, 342 हो गया, 336 हो गया, ये ऑफेंसेस में अगर आप आ रहे हैं और ये कोर्ट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड कर रहे हैं या उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कर रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, या फिर इनकी आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो, या फिर इनका अटेम्प्ट करते हो, या फिर अबिटमेंट करते हो किसी भी ऑफेंस का जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में ऊपर बताए गए हैं। सब क्लॉज 1 ये रहा, सब क्लॉज 2 ये रहा, इनमें जो बताए गए हैं, अगर इनकी कॉन्स्पिरेसी करते हो, अटेम्प्ट करते हो, इनका अबिटमेंट करते हो, तो कॉग्निजेंस केवल तब लिया जाएगा जब कंप्लेंट राइटिंग में होगी। किसके द्वारा करी जाएगी? उस कोर्ट के द्वारा करी जाएगी या उस ऑफिसर के द्वारा करी जाएगी जिसको कोर्ट ऑथराइज करता है। भाई बहुत बार कोर्ट खुद नहीं करेगा, कोर्ट किसी ऑफिसर को ऑथराइज कर देगा कंप्लेंट करने की, या फिर किसी ऐसे कोर्ट के द्वारा की जाएगी जिसको ऐसा कोर्ट सबऑर्डिनेट है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ पे ऐसा अपराध हुआ है, सीजीएम साहब कंप्लेंट कर सकते हैं, जेएमएफसी साहब तो खुद कर ही सकते हैं, वो किसी को ऑथराइज कर सकते हैं, साथ ही साथ सीजीएम साहब भी क्या कर सकते हैं, इस रिगार्डिंग कंप्लेंट इन राइटिंग कर सकते। इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ जरा, क्या ये बात आपको सभी को समझ में आई या नहीं? आ गई है ना? बहुत आसान सी बात है। चलिए लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, है ना? नेक्स्ट पॉइंट किसके रिगार्डिंग है आपका? दोनों पॉइंट्स के रिगार्डिंग है। पहला पॉइंट था केवल और केवल पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड, पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड। जो सेकंड पॉइंट है ये कोर्ट से रिलेटेड है। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन पनिशेबल, सॉरी ऐसे मत लिखिए, शुरुआत से लिखिएगा। कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस on the basis of
written complaint made by court, written complaint made by court or authorized officer by such court, authorized officer by such court, or of some other court to which such court is subordinate, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप सुपीरियर कोर्ट, such court is subordinate in cases of first offenses punishable under offenses punishable under section 229 to 233, 229 to 233, 236, 237, 242 to 248, 242 से 248, and 267 committed in or in relation to any proceeding in any court. Second, any offense described, very important, ऊपर हमने लिखा है punishable क्योंकि वो पनिशिंग प्रोविजंस हैं। अब जो लिख रहे हैं ये डिस्क्राइबिंग प्रोविजंस है, यहाँ पे ऑफेंस को डिस्क्राइब किया है। देखो यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है, आप इनको ध्यान रखते हैं तो आपको बिल्कुल आनंद आता है लॉ को पढ़ने में। देखो जरा मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखो पनिशेबल लिखा था, यहाँ देखो आप पनिशेबल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ डिस्क्राइब्ड, क्योंकि 336 सबसेक्शन 1 जो है वो डिस्क्राइब करता है, लेकिन आगे के जो प्रोविजंस है वो पनिश करते हैं और पनिशेबल। तो छोटी छोटी सी बात देखो कि कितने बारीकी से ये चीजें लिखनी पड़ती। वो डिस्क्राइबिंग प्रोविजन है, ये पनिशिंग प्रोविजन है। सारी बात समझ। जैसे कि 100 क्या पनिश करता है? नहीं। सेक्शन 100 BNS कल्पेबल होमिसाइड मर्डर डिफाइन करता है, केवल वो क्या करता है? डिफाइन करता है, पनिश नहीं करता है। इज नॉट पनिशिंग। पनिशमेंट तो आपका 103 में ही जाता है। बात समझ आ रही है मेरी आपको? लिखिएगा जरा आगे। डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 336(1) सबसेक्शन 1, 336(1) लिख लेंगे। अभी क्या हो गया है कि उसी में डिफाइन कर दिया, उसी में पनिशमेंट डाल दिया है। पहले ये 463 में डेफिनेशन होती थी और 471 ऑनवर्ड्स जो है पनिशेबल होता था। 36(1) डिस्क्राइब्ड 336(1) और पनिशेबल अंडर सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 342 BNS। 340 ब्रैकेट में 2 लिख देंगे, सबसेक्शन 2 हो गया, और सेक्शन 342 ये पहले आपके 471, 475, 476
ये वाले प्रोविजन थे आईपीसी के अंदर, अब ये बीएनएस में हो गया। कमिटेड बीएनएस कमिटेड in respect of a document or in respect of a document given or produced in evidence in a proceeding in court, in evidence प्रोसीडिंग इन कोर्ट। अब वो बात को आप लिख लीजिए कि डॉक्यूमेंट जो है, पहले से आप फॉर्जरी कमिट करके बैठ गए, क्योंकि 336 जो है सबसेक्शन 1 वो तो फॉर्जरी के बारे में डिफाइन करता है। तो फॉर्जरी तो आप भाई उस डॉक्यूमेंट को लेकर नहीं जाएं कोर्ट के अंदर, फॉर्जरी तो कमिट हो ही जाती है जब आप फॉर्जरी कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना लेते हैं इन ऑर्डर टू हार्म एनी अदर पर्सन और इन ऑर्डर टू क्लेम एनी राइट विच यू डू नॉट हैव। आप ऐसे डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, फॉर्जरी तो कमिट हो जाती है। लेकिन फॉर्जरी अकेले कमिट करने से 215 का एप्लीकेशन नहीं हो जाता है, उसके लिए उस डॉक्यूमेंट को जो है आपको कोर्ट में एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इस बात को लिख लीजिएगा। लेकिन उसके पहले आप लिख लीजिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट और अबिटमेंट, थर्ड डाल के लिख लेना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट और अबिटमेंट ऑफ ऑफेंसेस इन सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2। ठीक है, अब उस बात को लिख लीजिए, कस्टोडियल लेगेस वाली बात को जो मैंने बताई थी कि आपको एविडेंस में जब तक नहीं देंगे तब तक सबसेक्शन जो आपका सेक्शन 215 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी का सब क्लॉज 2 है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इफ अ डॉक्यूमेंट इज इन कस्टोडियल लेगेस दैट इज कस्टडी ऑफ कोर्ट, दैट इज कस्टडी ऑफ कोर्ट, दैट इज को कैसे लिखते हैं I.E. ना, दैट इज कस्टडी ऑफ कोर्ट, देन प्रोविजंस ऑफ 215 clause B is attracted in case of simple forgery, there is no contempt and 215 1B is applicable only when such forged document is produced or given in evidence then there is contempt. ठीक है, आ गई बात समझ? then there is contempt, तब कंटेम्प्ट होता। अब आपका जो सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 4 है, वो कुछ नहीं है। सबसेक्शन 3 बताता है कोर्ट का मतलब क्या है, कोर्ट की डेफिनेशन है। और जो सबसेक्शन 4 है वो डिफाइन करता है सुपीरियर कोर्ट कौन कहलाएगा, सुपीरियर कोर्ट कौन कहलाएगा। जैसे कि भाई कोर्ट में सब शामिल है, सिविल कोर्ट शामिल है, रेवेन्यू कोर्ट शामिल है, क्रिमिनल कोर्ट शामिल है, ट्रिब्यूनल भी शामिल है। इसीलिए आप देखोगे, जरा आप एमपी एकोमोडेशन पढ़ने चले जाओ जहां पर कोर्ट्स की पावर किसी को भी कन्फर करी जाती हैं, जहां की रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जैसे वहां पर है, आरसी है, उनको कोर्ट्स की पावर कन्फर करी जाती है। तो वहां पे लिख दिया जाता है shall be deemed to be a court under section 195 of CRPC। अभी 215 लिखने स्टार्ट कर देंगे
वो अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन आपको सब जगह 195 देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको 195 का जिक्र जो है यहाँ पे कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है मेरी, है ना? 195 आपको देखने को मिल जाए, तो वो डेफिनेशन दी है। फिर उसके बाद सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट कौन सा? भाई जहां पर आपकी अपील फाइल होती है वो आपका सुपीरियर कोर्ट कहलाएगा। भाई जहां पर आपकी अपील फाइल होती है, आपके कोर्ट से कोई डिक्री निकलती है, उस डिक्री की जहां अपील जाती है वो आपका क्या हो गया? सुपीरियर कोर्ट हो गया। कोई सेंटेंस इंपोज करा जिसके पास में अपील जाएगी वो आपका सुपीरियर कोर्ट है। मान लीजिए यहां पे अपील होती नहीं है, तो भाई जो आपके एरिया में कोई प्रिंसिपल सिविल कोर्ट तो होगा, जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है वो जो है आपका सुपीरियर कोर्ट कहलाएगा। मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा सुपीरियर कोर्ट्स आपके समझ में आ रहे हैं, तो भाई जो उन सुपीरियर कोर्ट्स में जो छोटा सुपीरियर कोर्ट है वो छोटे वाले को परेशान करेंगे, आप बड़े वाले को परेशान नहीं करेंगे। तो छोटा सुपीरियर कोर्ट है उसको आप आपका जो है सुपीरियर कोर्ट मानेंगे। यही सारी बातें आपकी सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में लिखी गई हैं। तो आप अपनी केवल रिमेंबरेंस के लिए लिख सकते हैं, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 डील्स विथ इंक्लूसिव डेफिनेशन। क्या क्या इंक्लूड करता है ना? इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ कोर्ट एंड सुपीरियर कोर्ट, कोर्ट एंड सुपीरियर कोर्ट। ठीक है, मैं उनको आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसे मैंने बता दिया है, डिफाइन कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब उसको आप जो है देख लीजिए, आपको भी करना। मान लीजिए सेक्शन 195 या 215 का जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं करा गया, देयर इज नॉन कंप्लायंस, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट? इट शैल विशिएट द होल प्रोसीडिंग। इसको आप लिख लीजिए, प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 215 इज कंपल्सरी, 215 is compulsory. And non-compliance shall vitiate the whole proceeding, shall vitiate the whole. अब 215 के केसेस में कैसे प्रोसीजर फॉलो होगा, कोर्ट को कैसे पता लगेगा, ये सारी बातों के लिए 379 जो है वो प्रोवाइड करता है। 379 provides the procedure to be followed in cases mentioned in section 215। क्या प्रोसीजर को फॉलो करना? बड़ा आसान सा प्रोसीजर है कि भाई हो सकता है किसी कोर्ट में ये ऑफेंस कमिट हो जाए, कोर्ट को पता हो सकता है ना, तो आप क्या करोगे? आप एप्लीकेशन कर सकते हो, कोर्ट को या तो खुद पता लग जाए या कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा दो कि सर ऐसा ऑफेंस हुआ है, इसके लिए आप कंप्लेंट करिए। फिर कोर्ट जो है उस पर कंप्लेंट कर सकता है, कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकता है, आपकी कंप्लेंट पे भी प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। इसीलिए तो करा गया है ताकि वेल रीजन्ड होने के बाद, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद ही कंप्लेंट की जाए, अननेसेसरी कंप्लेंट्स ना करी जाए। ठीक है, देखो जरा, व्हेन अपॉन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ और अदरवाइज, कंप्लेंट या सॉरी एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ और, या तो एप्लीकेशन पे प्रोसीड करेगा या अदरवाइज। अदरवाइज मतलब होता है सुओ मोटो, खुद से। अदरवाइज any court in the opinion that it is expedient in the interest of the justice that an inquiry should be made into any offence referred in clause B of subsection 1 of section 215, B में जो अपराध बताए हैं उनके लिए, गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, फॉर्जरी, जो कोर्ट प्रोसीडिंग से रिलेट करते हैं। ए के लिए नहीं है ये अभी। ठीक है, ठीक है सर। विच अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड और इन रिलेशन टू अ प्रोसीडिंग्स इन दैट कोर्ट
as the case may be, in respect of a document produced or given in evidence in a proceeding in that court, such court may, after such preliminary inquiry as it thinks fit necessary, record a finding to that effect. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद वो रिकॉर्ड करेंगे कि आखिर उनको क्या फाइंडिंग में. कंप्लेंट, मेक अ कंप्लेंट देयर ऑफ इन राइटिंग, सेंड इट टू अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैविंग जुरिस्डिक्शन. जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है उसको आप भेज देंगे जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि वही ट्राई करेगा. टेक सफिशिएंट सिक्योरिटी, खुद ट्राई नहीं करेंगे, दूसरे को भेजेंगे. सफिशिएंट सिक्योरिटी ले लेंगे उस अपीयरेंस के लिए, फॉर अपीयरेंस ऑफ अक्यूज बिफोर सच मैजिस्ट्रेट, और इफ alleged offense is non-bailable and the court thinks necessary to do so, send the accused in the custody of such magistrate. उस accused को भी forward कर देंगे साथ साथ. Find over any person to appear and give evidence before such magistrate. किसी व्यक्ति की एविडेंस की ज़रूरत भी पड़ेगी, उसकी टेस्टिमनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी बोलेंगे कि भाई आप भी जो है उन मैजिस्ट्रेट साहब के सामने अपीयर होंगे. ठीक है. The power conferred on court under subsection 1 in respect of any offence may, in case where the court neither made a complaint under subsection 1 in respect of that offence nor rejected an application for making such complaint, be exercised by the court to which such court is subordinate within the meaning of subsection 4 of 215. बताओ जरा कोई बड़ी बात. भाई आपको एप्लीकेशन दी, आपने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, आपने वो एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन करी मैंने, आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, आपने खुद से तो कंप्लेंट करी नहीं. भाई कोई अपराध हुआ है, सबसेक्शन 1 के तहत आपको फॉलो करना चाहिए था, आपने किया नहीं, आपको एप्लीकेशन करी, आपने रिजेक्ट कर दी. अब क्या हो, तो ऐसे केसेस में ऐसी कंप्लेंट जो है आपका सुपीरियर ऑफिसर भी तो कर ही सकता था, उसको भी तो पावर था, तो सुपीरियर ऑफिसर जो है ऐसा कर सकता. अब देखो जरा क्या क्या ध्यान रखना है आपको ये कंप्लेंट करते समय. कंप्लेंट मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी साइंड, साइंड किसके द्वारा, वेयर अ कोर्ट मेकिंग सच कंप्लेंट एज अ हाई कोर्ट, अगर जो कंप्लेंट करने वाला कोर्ट है वो हाई कोर्ट है, बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और एज द कोर्ट में अपॉइंट, ऐसे ऑफिसर के द्वारा साइन की जाएगी जो कोर्ट अपॉइंट करता है कि भाई आप साइन करो. इन केस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और बाय सच अदर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज द कोर्ट में ऑथराइज इन दिस बिहाफ. भाई साइन करना है या तो कोर्ट का ऑफिसर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, भाई जेएमएफसी से आप खुद बैठे, जेएमएफसी से या तो खुद साइन कर दें, या जेएमएफसी से आप किसी और को बोल देंगे तो वो साइन कर देंगे. ठीक है. कोर्ट का मीनिंग क्या है, तो वही जो 215 के सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ था वही यहाँ पे भी कोर्ट का मीनिंग है. बात समझ में आई नहीं आई. प्रोसीजर जो है 195 के लिए 340 हुआ करता था, अभी 215 के लिए प्रोसीजर कहाँ दिया है, 379 के अंदर. कहाँ दिया है, 379 के अंदर. कभी कभी पूछ लेते हैं कहाँ दिया है प्रोसीजर. अब इसके अपील वगैरह भी जो है होते हैं, वैसे तो वो 380 है, आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा, आता एग्जाम कभी नहीं, बहुत आसान सा, बहुत नॉर्मल सा. ठीक है. आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है आप भाई, आपने लगाया जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, आपको उन्होंने नहीं सुना, भाई आप अपीलेट कोर्ट में चले जाओ, उनको अपील कर दो, और अगर उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई रिवीजन कुछ नहीं हो. आ रही है बात समझो, फिर वो फाइनल है, फिर आगे कुछ नहीं. वही बातें आपके 380 में लिखी हुई है, तो आप चाहें तो 380 भी देख सकते हैं, और उसी से रिलेटेड आपका 381 भी है कि भाई अगर किसी को लगता है कि ये जो एप्लीकेशंस करी जानी है ये बेवजह है, सही नहीं है, आप कॉस्ट भी इम्पोज कर सकते हैं उनकी. आ रही है बात समझ में ही नहीं आ रही है. यू कैन ऑर्डर कॉस्ट, किसी भी पार्टी को कॉस्ट के लिए भी आप ऑर्डर कर. तो ये चीज़ें जो है आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, they're not that important from the perspective of examination. What is important I have told you. 215 that is to be read with section 379. 215 379 को एक साथ पढ़ते हैं. आपको जब भी 215 पूछा जाएगा 379 के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप एग्जाम के अंदर लिख करके आएंगे. इतनी बात क्या अभी सभी को समझ में आ गई, कोई डाउट इस चीज़ को लेकर के बताइए सर. मेरे समझ अब तो क्लियर हो गया होगा, मेरे समझ से कोई डाउट नहीं है. बहुत बहुत बढ़िया, इतनी सुंदर बातें हमने कर ली हैं, तो
तो हम अपने नेक्स्ट प्रोविज़न 216 पर बढ़ जाते हैं।